आज के दौर में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए और एकेडमिक में उनको एक बी प्लान ऐसा रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता असफलता प्राप्त हुई तो पीछे मुड़कर जब हम देखेंगे तो हमको एक सहारा और सपोर्ट मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, यानी कि उनको एक ऐसा कौन सा बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए जिससे वो यूपीएससी की राह में अपनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर पाएं और सफल हो जाएं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार जानदार कमाल फ्रेश एनर्जेटिक सेशन में। प्यारे साथियों, यूपीएससी का जो सफर है ना, लंबा भी है, कठिन भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है। हमारे गांव देहात छोटे कस्बों में खासकर यूपीएससी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, इसको एक प्रतिष्ठा माना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस जोश में आ जाते हैं और अपना ना बैकग्राउंड को खंगालते हैं और ना ही ये देखते हैं कि अगर इसमें असफल हुए तो हमारा क्या असर होगा, और यूपीएससी का जो भंवर है उसमें कूद जाते हैं। आप लोगों ने लगातार विगत वर्षों में देखा होगा कि यूपीएससी का खासकर हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो लगातार डाउन जा रहा है। उसका कोई तो कारण होगा ही। अगर रिजल्ट लगातार डाउन जा रहा है तो असफल लोगों की संख्या भी बढ़ रही होगी। और यूपीएससी की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स कई बार इतना आगे निकल जाते हैं उस फील्ड में, तो और जो वैकेंसीज है या तो उसके लिए वो ओवर एज हो जाते हैं। अगर ओवर एज भी नहीं होते हैं तो वो उस लीग से हट जाते हैं कि जिससे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो बड़ी समस्या आती है जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसे मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने से आदमी आईएएस बने या ना बने, लेकिन इंसान जरूर बन जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें इथिक्स पढ़ने को मिलता है, बहुत सी चीजें हैं जो ऐसी पढ़ने को मिलती हैं या जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद में बहुत सी चीजें इंसान सीख जाता है। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष हैं, इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा एक बी प्लान की, मैं बात करूंगा एक सपोर्ट की, एक सहारे की, कि यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान एक सहारा ऐसा मिल जाए जिससे आपको आर्थिक भार भी ना हो और ऐसा लगे कि यार ठीक है, अगर यहां कुछ ना हो पाया लाइफ में तो यार हम वो काम कर लेंगे। एक ऐसे सहारे की आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। साथियों, वो सहारा, वो सपोर्ट कुछ और नहीं है, वो है साथियों जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको मैं बतला दूं कि वर्तमान समय में एचआरए कंटीजेंसी को मिलाकर पर मंथ 38 से 40 हजार रुपए के रूप में आपको फेलोशिप मिलती है और सूचना आ रही है कि आगामी विगत वर्षों में फेलोशिप की जो राशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आप एक छात्र जीवन में हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी सिविल सर्विसेज की या किसी भी चीज की, अगर आपको 40 हजार रुपए पर मंथ मिलते हैं तो आपका स्वयं का तो उससे गुजारा हो ही जाएगा। चाहे कहीं भी पढ़ते हो हिंदुस्तान में किसी भी जगह, आप उसमें से कुछ धनराशि अपने माता पिता को भी भेज सकते हैं। यानी एक प्रकार से आपको आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा, और आर्थिक सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान जो आर्थिक सपोर्ट हमको बहुत लंबे समय तक चाहिए होता है। यानी कि ये खेल ऐसा नहीं है कि यार महीना 2 महीना 4 महीना पढ़कर काम हो गया है। अगर आप देश के प्रतिष्ठित स्थान जैसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भी आते हैं तो आपको थोड़ा लंबी पारी यहां पर खेलनी होती है और वहां पर आर्थिक गेम जो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए, और ये ऑनलाइन के दौर में भी है, ऑनलाइन में भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा फीस लगती है इस प्रकार के कोर्सेज की। तो जो जेआरएफ है ना प्यारे साथियों, वो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप यूपीएससी की पढ़ाई में लगते हुए आप किसी भी तरीके से नॉन कॉलेज या किसी भी तरीके से पीजी कंप्लीट कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बहुत बेहतर बात है। और अपना जो पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से आप नेट की एग्जाम दिया कीजिए। अगर आपका नेट में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और उसके बाद में आप किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं तो आपको साथियों ये फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा, खासकर नए दोस्तों के मन में, कि जब हम पीएचडी करने लग जाएंगे तो फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी।
बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप पीएचडी करने लग जाते हो, क्योंकि पीएचडी करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसमें एडमिशन लेना मुश्किल है। अगर आप पीएचडी करने लग जाते हो तो एक दम में उतना भार नहीं आता है आपके ऊपर। ऐसा कोई नहीं कि आपकी हर साल एग्जाम लगेगी, हर महीने 6 महीने में आपका जांच होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास एक पर्याप्त समय मिलता है 4 से 5 साल का, उस समय आपको पीएचडी करनी होती है। तो आप आराम से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करो, और जब आपको लगता है कि मुझे पीएचडी के बारे में कुछ लिखना है तो तब लिख सकते हो। मतलब ऐसा जल्दी नहीं है कुछ भी कि यार अभी आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। अपने गाइड और एचओडी के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखो। बहुत आसान होता है चीजों को संभालना, मैनेज करना। आपने देखा होगा साथियों, जेएनयू ऐसे बड़ी संस्थाओं में से यूपीएससी में लोग बहुत निकलते हैं, और आपने देखा होगा इनमें से बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार की फेलोशिप ले रहे होते हैं, जिससे आर्थिक भार भी कम हो जाए और जो मानसिक तनाव है आर्थिक भार को लेकर, यह भी साथियों उतना ना रहे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, अभी नए अपेयर हो रहे हैं पढ़ाई में, यूपीएससी में या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, तो अगर आप थोड़ा सा फेलोशिप अपने लिए कहीं न कहीं से जुगाड़ लेते हो तो आपका जो सफर है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और आप अपने माँ बाप पर इतने भी डिपेंड नहीं रहेंगे। और खासकर गांव देहात के जो विद्यार्थी हैं वो माँ बाप पर डिपेंड रहकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यूपीएससी की पढ़ाई के लिए आते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एक समय के बाद कि यार किस प्रकार से रूम रेंट अरेंज करें। क्योंकि जैसे कोई दिल्ली या मैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ऐसे बड़ी जगह पर कोई रहता है ना भाई, आज के समय में 10 से 15 हजार रुपए तो कम से कम लगने ही लगने हैं। जयपुर में भी अगर कोई पीजी लेने जाएगा ना तो उसमें भी 10,000 रुपए लग जाएंगे, और दिल्ली में तो भाई 10 से 15 का आप मान के चलो। तो इसलिए मानसिक शांति के लिए भी हमको एक आर्थिक उपकरण ढूंढ कर रखना चाहिए। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों से, और अगर आपको मेरी सलाह पसंद आई है, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी बताई हुई बात आपको पसंद आई है तो आपका मन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक जरूर से कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। कल मिलूंगा अगले वीडियो में। शुक्रिया।